हे गाइस, वेलकम टू लर्न विथ निखिल। हमने अपने लास्ट वीडियो में कवर किया था प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, जिसमें कि हमने थर्ड पॉइंट तक देखा था, पेमेंट एंड विड्रॉल फैसिलिटीज़। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उसके आगे से। ठीक है, क्या है? फोर्थ पॉइंट, क्रेडिट क्रिएशन। Banks undertake the activities of credit creation to ensure that the supply of money in the economy fulfill the demands for money. Bank create money from the existing stock of money, thereby add to supply of money in the economy. मतलब क्या है कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आते हैं उन्हीं से जो है बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करती है। क्रेडिट क्रिएट मतलब क्या होता है कि पैसे बनाती है। कैसे? कि जो उनके पास डिपॉजिट आते हैं उनको वो सामने नीडी पर्सन जो होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है पैसे की, उनको लोन देके, ठीक है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी सही मेंटेन रहे। फिर क्या है? व्हेन क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, व्हेन क्रेडिट क्रिएशन डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज। ठीक है, व्हेन अ बैंक lend money from primary deposit, the borrower has to open an account with the same bank or another branch in order to deposit check of the loan। मतलब जो कोई पर्सन लोन लेता है बैंक से तो उसे उसी बैंक में या फिर उसी बैंक के कहीं दूसरे ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाना होगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक लोन दिया है वो जो चेक है उसको डिपॉजिट करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है? When the check is credited to new account, it become a derived deposit for the bank. From this derived deposit, the bank can create still another loan account for the third person। मतलब अब चेक जो डिपॉजिट हो गया है, अब उससे क्या पता चल रहा है कि भाई बैंक के पास कुछ है। मतलब अगर 5,000 उसने मतलब 1 लाख का किसी को लोन दिया तो वो जो उसी बैंक में वो लोन वापस देगा, वो चेक वापस जमा करेगा। तो अब फिर से 1 लाख रुपए का चेक आ गया है बैंक के पास। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए हैं बैंक के पास। अब उसी 1 लाख को फिर से वो किसी थर्ड पर्सन को जो है लोन देगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन लोन बिकम वन मोर डिपॉजिट फॉर द बैंक। अब वो पर्सन जब लोन लेगा तो उसी चेक को, जो जितने का लोन लेगा उस चेक को फिर उसी बैंक में अकाउंट में जमा करेगा। फिर से उसी पर्सन बैंक के पास एक और अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, दस अ बैंक कैन क्रिएट सेवरल डिपॉजिट फ्रॉम द प्राइमरी डिपॉजिट। सो इस तरह से वो अलग अलग पर्सन से हेल्प से जो है क्रेडिट क्रिएट करती है। ठीक है, प्राइमरी डिपॉजिट्स की हेल्प से। बिसाइड व्हेन द बोरोवर विड्रॉ द लोन अमाउंट हिज हर अकाउंट स्पेंड इट, देयर इज़ अ ग्रेटर सर्कुलेशन सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो कोई पर्सन होता है जो अगर वो अपने अकाउंट से मनी विड्रॉ करके काफ़ी ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करता है तो जो इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है। ठीक है, फिर आगे क्या है? नो बैंक कैन लेंड द फुल अमाउंट, नो बैंक कैन लेंड द फुल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है कि जिसके पास जितना भी डिपॉजिट आए वो सारा पैसा जो है वो लोन के तौर पे दे दे। ठीक है, ठीक है, फिर क्या है? फ्रॉम एवरी डिपॉजिट द बैंक हैव टू कीप असाइड सम प्रोपोर्शन ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व विच इज आल्सो नोन एज कैश रिजर्व रेशियो, दस दे कैन लेंड द रिमेनिंग मनी ओनली। मतलब अगर बैंक के पास 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट आया है तो उसमें से उसे कुछ सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट उसे अपने पास रखना होगा और बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो लोन के तौर पे सामने वाले को दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल इलिस्ट्रेशन टाइप से एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि बैंक किस तरह से एक प्राइमरी डिपॉजिट से एक मनी क्रिएट करता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? दिस क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, प्राइमरी डिपॉजिट इंटू 1/, क्रेडिट रिजर्व रेशियो। मतलब जिस टाइम पे क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है उस टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके हिसाब से जो क्रेडिट कैश रिजर्व रेशियो होगा 20%, 25%,
उसके हिसाब से जो है बैंक अपने पास पैसा रखता है और बाकी बचे हुए पैसे डिपॉजिट मतलब सामने वाले को लोन दे देता है, ठीक है। When customer withdraw more money than the deposit amount from their account, it is called overdraft facility. This is also leads to credit creation. मतलब कोई पर्सन है, उसके अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपीज़ है और उससे ज़्यादा विड्रॉ कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये भी एक तरह से जो है कि बैंक क्रेडिट क्रिएट में हेल्प करता है। कैसे? सामने वाला पर्सन जितना मतलब ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करेगा उतना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या है आगे, लास्ट पॉइंट है 5th नंबर, इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। मतलब कई बार जो है बैंक से वो आपस में इमरजेंसी सिचुएशन में एक दूसरे को पैसे देती हैं, ठीक है। बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू वन अनदर फॉर टाइम टू टाइम। शॉर्ट टर्म क्रेडिट इज़ प्रोवाइडेड बाय वन बैंक टू अनदर बैंक थ्रू सेंट्रल बैंक एंड इज़ कॉल्ड कॉल मनी। तो जो पैसे एक बैंक दूसरे बैंक को देती है इसे हम कॉल मनी बोलते हैं, और जो उस पर इंटरेस्ट लगता है उसे हम कॉल मनी रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने प्राइमरी फंक्शन जो थे कॉमर्शियल बैंक के वो फिनिश कर दिए हैं। अब आके देखते हैं क्या है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। फर्स्टली क्या है, एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विस। मतलब बैंक जो है कभी कभी एजेंट का सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब एजेंट कैसा कि किसी के बिहाफ में कोई काम करता है, ठीक है। क्या लिखा है, अ बैंक प्रोवाइड वेरियस यूटिलिटी एंड एजेंट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। फॉर एग्जांपल, अ बैंक एक्ट एज अ मीडिएटिंग एजेंट बाय प्रोवाइडिंग अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू द एक्सपोर्टर ऑन बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर। मतलब अभी कोई एक बिजनेसमैन है, वो यहाँ इंडिया से सामान भेज रहा है, तो सामने जो फॉरेन में बिजनेस है उसको अब यहाँ से वो बिजनेसमैन तो वहाँ कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या करता है कि बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट मतलब कि ऐसा मतलब एक गारंटीड पर्सन बन के लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है सामने वाले एक्सपोर्टर को कि भाई अगर ये बैंक मतलब इस पर्सन ने नहीं दिया आपका अमाउंट तो हम चुकाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, बैंक आल्सो प्रोवाइड अंडर राइटिंग सर्विसेज टू वेरियस बिजनेसेस, ठीक है। बैंक आल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर टू पे टैक्स चालान। बैंक आल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट ऑन रेंट टू इट्स कस्टमर। मतलब लॉकर की सर्विस प्रोवाइड करता है। when they can safely store their precious jewelry documents etc. Bank provide microfinance facilities for very small businesses which are important for the development of communities. When some payments are to be made with foolproof security, bank provides services to payer by issuing draft और पे ऑर्डर। मतलब क्या है कि बैंक जो है वो जो छोटे छोटे कुछ बिजनेसेस होते हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस मीन्स जैसे बैंक ही होते हैं, एक तरह से कॉमर्शियल बैंक ही होते हैं, बट वो छोटे होते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में लोन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को, ठीक है। फिर आगे क्या है, प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज़ विथ चेंजिंग टाइम। मतलब टाइम के हिसाब से बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है बैंक। क्या है, जैसे कि देयर इज़ कंटिन्यूअस एक्सपांसन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंक्शन एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ द बैंक्स। इन प्रेजेंट टाइम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट ऑफ वन पर्सन टू अदर पर्सन ऑफ एनी बैंक। मतलब क्या है कि आजकल हम लोग जो नेट बैंकिंग बोलते हैं उसकी सर्विस ये प्रोवाइड करता है कि एक पर्सन के अकाउंट से किसी भी कोई भी पर्सन हो, किसी भी बैंक में उसका अकाउंट हो, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, कोर बैंकिंग हो गई, ठीक है। फिर क्या है, बिसाइड कस्टमर कैन गेट वेरियस डिटेल्स ऑफ देयर अकाउंट एज वेल एज मेक पेमेंट्स बाई गुड्स बुक टिकट। मतलब कि ऑनलाइन जो है ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। घर बैठे बैठे आपको फ़ोन पे, आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे पता चल सकता है कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है और कितना पेमेंट किया आपने, कहाँ एक्सपेंस किया है, ठीक है, ऑन देयर कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग ऐप्स।
बैंक ऑल्सो प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट वॉल्ट फैसिलिटीज़ ऑफ डीमेट अकाउंट। मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी होती है तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है, तो बैंक्स जो है वो डीमेट अकाउंट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज़ एन अकाउंट वेयर शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड्स etc कैन बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच इज़ ईजियर देन होल्डिंग देम इन फिजिकल फॉर्म। जैसे कि मैंने बताया, आपको इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको शेयर्स मिलेंगे, डिबेंचर्स मिलेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक के अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में रखे जाते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रेजेंस ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो कमर्शियल बैंक प्रेजेंट है वो क्या है, देखते हैं। कमर्शियल बैंक इन इंडिया ऑपरेट इन द पब्लिक एज वेल प्राइवेट सेक्टर। मतलब दोनों में ऑपरेट होते हैं कमर्शियल बैंक्स। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, फॉरेन बैंक हैव इंटर इन प्राइवेट सेक्टर्स। बिसाइड देयर आर फाइनेंस कंपनीज विच फंक्शन लाइक बैंक इन अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट ऑफ इंडिया। मतलब 1991 प्राइवेटाइजेशन, लिबराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बाद फॉरेन बैंक जो हैं वो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में आ गए। फिर क्या हुआ, वो कई फाइनेंस कंपनी जो थी वो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज मीन्स जैसे कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ नहीं होते, और ऑर्गेनाइज मीन्स जैसे स्टॉक मार्केट जहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करने लगी। ठीक है, बट by the official definition of bank in India, only those companies which are listed in the second schedule of RBI Act 1934 are called scheduled banks। मतलब कि सिर्फ वही बैंक जो कि RBI एक्ट में सेकंड शेड्यूल में जो भी लिखा होगा प्रोविज़न, अब हमें नहीं पता, RBI एक्ट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए हमें, तो सेकंड शेड्यूल में जो भी प्रोविज़न लिखा होगा उसके हिसाब से जो भी बैंक स्टेबलाइज होंगी वही सिर्फ शेड्यूल बैंक होंगी। एंड द रियल बैंक्स, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई टू दीज बैंक्स। तो अब RBI एक्ट के अंदर बनी है तो सारी RBI एक्ट की रूल्स एंड रेगुलेशन इन पे अप्लाई होगी। ठीक है, अब शेड्यूल्ड बैंक दो पार्ट में डिवाइड है, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स में होता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक जो कि फॉरेन से आके यहाँ पे वर्क कर रही हों, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, द अबव चार्ट गिव क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल बैंक। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज के वीडियो में हमने इतना ही रखते हैं, होप है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में। ठीक है, सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।